भानु प्रताप ने अपने ही खून को शमशान में मौत के घाट उतारा। सवाल ये नहीं कि क्यों, सवाल ये है क्या वो खुद वापस आया। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपने देखा कि आर्यन की शादी स्नेहा से होती है और शादी की अगली रात स्नेहा के मुंह में से राख और बालों के साथ चांदी का सिक्का निकलता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह हवेली में कुलगुरु आते हैं। भानु प्रताप उनको सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी इज्जत और हवेली के लालच में कमला को कितनी बेरहमी से मारा था। देखो भानु, तुमने जो किया है वो वाकई गलत है, और तुमने ये जानते हुए भी कि कमला इसी हवेली में मरी थी, तुमने अपने बेटे की शादी इसी हवेली में करवाकर अपनी मौत को बुलाया है। अब हमें क्या करना चाहिए कुलगुरु? कुछ तो उपाय होगा। मेरी स्नेहा को खोना नहीं चाहता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मृत्यु मुक्ति हवन। तो कुलगुरु, आप ये हवन आज ही कर दीजिए। मैं हवन कर तो दूंगा, पर जब हवन हो रहा होगा तो तुम्हारे कुल का कोई भी इंसान हवन वाली जगह पर नहीं होना चाहिए। तो क्या कुलगुरु हमें यह हवेली छोड़नी होगी? हाँ, पर कुछ दिनों के लिए। कुलगुरु, आप जैसा बोलोगे हम सब करेंगे, पर आप हमें इस सबसे छुटकारा दिला दो। आपके कहने पर हम अभी था से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर सभी हवेली को छोड़कर घर किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब स्नेहा की तबीयत ठीक होने लगती है, पर भानु प्रताप को शहर की हवा सूट नहीं करती, तो वो थोड़ा बीमार रहने लगता है। एक रात आर्यन और स्नेहा दोनों अपने बेडरूम में थे। वो स्नेहा के करीब आता है और उसके बालों को सहलाता है। स्नेहा, आज कितनी शांति है ना, और कितने दिनों के बाद हम दोनों साथ हैं। उस डरावनी हवेली से दूर यहां हम सुरक्षित हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आज कुछ किया जाए। आर्यन स्नेहा को किस करने के लिए झुकता है, पर स्नेहा अपना चेहरा घुमा लेती है और खामोश खड़ी रहती है। क्या हुआ स्नेहा? कुछ परेशानी है क्या? और सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है आर्यन। मैंने क्या क्या सोचा था कि उस हवेली में जाकर रानी बनकर रहूंगी, पर ये तो नौकरानी बन गई हूं। ओ, ये बात है। अच्छा तो बताओ, मैं क्या करूं जिससे तुम नौकरानी से रानी बन जाओ? आर्यन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब हवेली में वापस रहने चले जाना चाहिए? क्योंकि कुलगुरु ने हमसे कहा था कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए हवेली छोड़नी होगी, और पापा जी की तबीयत भी कितनी खराब हो रही है यहाँ। स्नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? वहां मौत का साया है। मैं तुम्हें उस नर्क में कभी वापस नहीं ले जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकाला है। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि पिताजी की सेहत यहाँ शहर में खराब हो रही है। उन्हें अपने गांव की मिट्टी चाहिए। आर्यन, तुम इतने मतलबी हो गए हो कि अपनी पत्नी और पिता की खुशियों से बढ़कर अपने डर को रखोगे। स्नेहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं डर नहीं था हूं, मुझे सिर्फ तुम सबकी फिक्र है, इसलिए मैं मना करता हूं। स्नेहा खाना पीना छोड़ देती है और आर्यन से बात करना बंद कर देती है। अंत में आर्यन टूट जाता है। ठीक है स्नेहा, मैं हार गया। हम वापस चलेंगे, पर याद रखना, अगर वहां कुछ भी गलत हुआ तो हम उसी वक्त लौट आएंगे। ठीक है आर्यन, तुम जैसा कहो। मैं अब चलने की तैयारी करती हूँ। अब वो चारों लोग हवेली में वापस आ जाते हैं और अब वो सभी अच्छे से रहने लगते हैं और भानु प्रताप की तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक रात गहरा सन्नाटा था। एक रहस्यमयी औरत शमशान में चिता की राख के पास बैठी है। उसने लाल साड़ी पहनी है और चेहरा ढका है। हवेली का दरवाजा खुल चुका है, शिकार वापस आ गया है। मसाणी माई, आज की रात राख प्यासी है, आपको उसकी प्यास बुझानी होगी। औरत एक मिट्टी का कलश उठाती है और उसमें भानु प्रताप के बाल
और एक पुराना कपड़ा डालती है। वो कलश पर काली पट्टी बांधती है और उस कलश से बोलती है कि जा, भानु प्रताप का चैन छीन ले। उसे एहसास दिला कि उसकी मौत उसके अपने ही घर में आ रही है। आर्यन स्नेहा के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर स्नेहा का बर्ताव अब एकदम बदल गया है। स्नेहा, देखो हम वापस आ गए। अब तो खुश हो ना? आओ मेरे पास। खुश? आर्यन, असली खुशी तो तब होगी जब इस हवेली का कर्ज चुकेगा। तुम जाओ, मुझे रसोई में कुछ काम है। स्नेहा रसोई की तरफ जाती है और जब आर्यन रसोई की तरफ जाता है और देखता है तो उसे दिखता है कि स्नेहा वहां कुछ काम नहीं कर रही, बल्कि फर्श पर गिरी राख को अपनी उंगलियों से चाट रही है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। स्नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम राख क्यों खा रही हो? राख? कैसी राख आर्यन? मैं तो बस आटा साफ कर रही थी। तुम्हें फिर से वहम होने लगा है। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 2 बजे भानु प्रताप अपने कमरे में सोते हुए अचानक चीखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिस्तर के नीचे से हजारों हाथ निकलकर उन्हें खींच रहे हैं। बचाओ आर्यन, ये हाथ, ये मुझे मिट्टी में खींच रहे हैं। आर्यन दौड़ कर आता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। क्या हुआ? कोई तो नहीं है कमरे में। मुझे लगता है आपने कोई सपना देखा होगा। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। आर्यन जैसे ही पानी लेता है तो देखता है कि भानु प्रताप अपने ही नाखूनों से अपना गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। वो वापस आ गई है आर्यन। अब मेरी बारी है। तभी वहां पर स्नेहा और आर्यन की मां आ जाती है। मां, आप कहाँ थी अभी तक? वो दोनों कुछ नहीं बोलती है। तभी भानु प्रताप पागलों की तरह हवेली की छत की तरफ भागते हैं। आर्यन उनके पीछे भागता है, पर स्नेहा बीच में आकर अपना पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। स्नेहा, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें दिख रही रहा क्या? हटो स्नेहा, बाबूजी को रोकना होगा। तभी किसी चीज के जोर से नीचे गिरने की आवाज आती है। आर्यन आंगन में आता है और आर्यन ने अपने पिता की लाश देखी। उसका कलेजा फट जाता है आर्यन, और उसकी मां रेवती फूट फूटी कर रोती है। भानु प्रताप की मौत के बाद सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया था। हवेली के आंगन में सन्नाटा है। आर्यन अपने कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं। स्नेहा उसके पास आती है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं, एक अजीब सी शांति है। आर्यन खुद को कसूरवार मान रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस कंधे पर वो सिर रखकर रो रहा है, वो कंधा उसे सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे धक्का देने के लिए तैयार हो रहा है। स्नेहा, सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर वापस ना आता तो भाऊजी जिंदा होते हैं। अरे आर्यन, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए दूध रखा है, पी लो, नींद अच्छी आएगी। आर्यन दूध का घूंट भरता है, लेकिन उसे दूध का स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है। वो ध्यान नहीं देता और पीकर सो जाता है। अब रात के 2 बज गए थे। तभी स्नेहा उठती है। तभी आर्यन भी जग जाता है। वो धुंधली नजरों से देखता है कि स्नेहा बिस्तर से उठी है। वो काले कपड़े ओढ़ती है और पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आर्यन अपनी पूरी ताकत बटोर कर उठता है। उसका शरीर लड़खड़ा रहा है, पर शक उसे सोने नहीं दे रहा। स्नेहा इतनी रात को कहां जा रही है? और उसके हाथ में वो क्या है? स्नेहा हवेली के पीछे वाले जंगल की ओर जाती है।
आर्यन स्नेहा का पीछा कर रहा है। सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही है। आर्यन जानता था कि ये रास्ता शमशान की ओर जाता है। हवेली से शमशान का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन आज आर्यन को वो रास्ता मीलों लंबा लग रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी पत्नी का नहीं बल्कि अपनी मौत का पीछा कर रहा है। स्नेहा श्मशान के बीचों बीच पहुंचती है, जहां एक पुरानी चिता की राख अभी भी गर्म है। आर्यन एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर देखता है। वहां राख के ढेर के पास एक औरत बैठी है, जिसने लाल साड़ी पहनी है और चेहरा ढका हुआ है। स्नेहा उसके पास जाकर झुकती है और वो कलश उसके पैरों में रख देती है। काम हो गया। आर्यन को वो दूध दे दी है। अब वो होश में नहीं आएगा। शाबाश, आज भानु प्रताप की राख ठंडी हो गई। अब हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आर्यन से रहा नहीं जाता। वो गुस्से और डर में बाहर निकलता है और चिल्लाकर बोलता है कि स्नेहा, तुमने मेरे बाबूजी को मरवाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये औरत कौन है? वो लाल साड़ी वाली औरत उठती है और धीरे से अपना घूंघट उठाती है। आर्यन की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी मां रेवती है। माँ, आप यहाँ इस तांत्रिक के भेष में क्या कर रही हो? अच्छा तो आर्यन, तू आ ही गया। स्नेहा, मैंने कहा था ना कि आर्यन जरूर आएगा तेरे पीछे पीछे। क्यों माँ, आप अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? अचानक नहीं आर्यन, पिछले 25 सालों से। तुझे लगा तेरी माँ एक सीधी सादी औरत है। मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं भानु प्रताप को मारूं। पर क्यों माँ? वो आपके पति थे। अपने उनसे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, वो मेरा पति नहीं था। वो मेरे भाई का कातिल था। भानु प्रताप ने अपनी जागीर बढ़ाने के लिए मेरे भाई रुपेश और कमला की बलि दी थी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं भानु के वंश को खत्म कर दूंगी। और देख, आज मैंने उसे मार दिया। आर्यन स्नेहा की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो कुछ बोलेगी। स्नेहा आर्यन के करीब आती है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, नफरत है। स्नेहा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, और हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? प्यार? आर्यन, मैं रुपेश की बेटी हूँ। मेरी बुआ रेवती ने मुझे बचपन से सिर्फ एक ही कहानी सुनाई है, बदला। मैंने तुझसे प्यार का नाटक किया ताकि मैं इस हवेली में घुस सकूं। मतलब कोई भूत नहीं था, सब तुम दोनों का खेल था। भूत तो था आर्यन, नफरत का भूत, और आज वो खत्म हुआ। आर्यन को चक्कर आने लगते हैं। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। माँ और पत्नी उसे घेर कर खड़ी हैं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। जो दूध तूने पिया था उसमें मसानी की जड़ी बूटी थी। अब तेरे पैर नहीं उठेंगे। तू बस यही पड़ा रहेगा और देखेगा कि हम इस हवेली को कैसे आग लगाते हैं। आर्यन का शरीर सुन्न हो रहा है। वो हिल नहीं पा रहा, बस सिर्फ देख और सुन सकता है। तभी अचानक शमशान के अंधेरे कोने से भारी कदमों की आवाज आती है। रेवती और स्नेहा की हंसी रुक जाती है। वे दोनों डर कर उस दिशा में देखने लगती हैं। ये कौन है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं आ सकता। अंधेरे से एक साया बाहर निकलता है। वो व्यक्ति सफेद धोती पहने हुए है। जैसे ही उसका चेहरे सामने आता है, वो भानु प्रताप है, जिंदा। उसे देखकर स्नेहा और रेवती की सांसें रुक जा रही है। बाबूजी, आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हैं। हाँ बेटा आर्यन,
मैं जिंदा हूं। रेवती, स्नेहा, तुम दोनों को लगा कि तुम मुझे मार दोगी। मैं भानु प्रताप हूं। मैं मौत को भी चकमा देना जानता हूं। रेवती और स्नेहा डर के मारे पीछे हटती हैं। भानु प्रताप के हाथ में एक बड़ा खंजर है। तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम पर मसानी क्रिया की थी, तो तुम उससे कैसे बच सकते हो? मैंने अपनी मौत का नाटक किया था रेवती। कुलगुरु के कहने पर क्यों? कुलगुरु, मैंने सही कहा ना? अभी भानु प्रताप के पीछे से कुलगुरु आते हैं और वो बोलते हैं, सही कहा भानु तूने। ये नासमझ हमें मूर्ख समझ रही थी, पर ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैंने तुम जैसे बहुत लोग देखे। मुझे पता था तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, क्योंकि कमला की आत्मा तो मेरे कुलगुरु के कब्जे में पिछले 20 सालों से, और हमने उससे कहा था कि हम उसे आज अमावस की रात को एक बलि देकर आजाद कर देंगे। और वो बलि मैंने कुलगुरु और कमला ने 20 साल से तय करके रखी है, पर उस बलि को मैं ये तक नहीं ला सकता था। पर मेरा ये काम तुम दोनों के कर दिया। अब मैं आर्यन की बलि दे सकता हूं। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका बेटा हूं ना। आप मेरे साथ इस कैसे कर सकते हो? बेटा, कमला ने मुझसे बात किया है कि बलि लेने के बाद वो मुझे मेरी जबानी वापस कर देगी और हमेशा के लिए हवेली से चली जाएगी। बेटा, मैंने तुझे पाला ही इसलिए था ताकि एक दिन तू मेरे काम आ सके। भानु प्रताप आर्यन के माथे पर सिंदूर लगाते हैं। आर्यन रो रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, पर भानु प्रताप उसकी एक बात नहीं सुनता। कमला, ये लो तुम्हारी बलि। आज से तुम आजाद हो। भानु प्रताप एक मंत्र पढ़ता है और खंजर आर्यन के गले पर रख देता है और उसका गला काट है। उसके बाद भानु प्रताप रेवती को भी मार देता है। पर जब वो स्नेहा को मारने जाता है तो वो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अरे भानु, तू क्या पागल हो गया है? तू उसको मत छोड़, उसको भी मार दे, वरना तू भी नहीं बचेगा। अच्छा कुलगुरु, ऐसी बात है तो अभी मर देता हूं। भानु प्रताप तेजी से कुलगुरु की ओर बढ़ता है और उसको भी मार देता। स्नेहा देखो, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हम दोनों शादी कर सकते हैं। और उसके बाद तुम रानी बन जाओगी। स्नेहा, मेरी तरफ देखो ना। क्या बोला? शादी करेगा मुझसे? हाँ, मैंने तुझसे उस दिन बोला था ना कि मैं तेरी पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। देख, आज तेरा पूरा वंश खत्म हो गया और तू भी आज जरूर मरेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल वो रातें को सब्सक्राइब करें। इवन बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।